राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से वैकेंसी आ रही है। जूनियर इंस्ट्रक्टर कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के लिए सीधी भर्ती आ रही है और बहुत ही ज़्यादा टोटल 1821 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सारे ये पद निकाले गए हैं, तो यहाँ पे चलिए डिटेल में देखते हैं कौन कौन से पद हैं। यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक, ड्राफ्ट्समैन सिविल, जूनियर इंस्ट्रक्टर, कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर के लिए आप देखेंगे टोटल 243 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 76 है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 348 और ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए 38 सीट है। साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए 47 सीट है। मैकेनिक डीजल की 199 सीट है। मैकेनिक मोटर व्हीकल 71 सीट है। प्लम्बर के लिए 58 सीट है। RAC के लिए 134, सोलर टेक्नीशियन 36, टर्नर के लिए है आपका 42, वेल्डर के लिए है 139, वायरमैन के लिए है 90 और साथ ही कॉस्मेटोलॉजी के लिए 43, स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 40 और कोपा के लिए 217 सीट। टोटल 1821 सीट पर है ये, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र से 1542 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र जो है वो राजस्थान के लिए वो 279 सीट है। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी स्टेट के लोग भर सकते हैं और अनुसूचित क्षेत्र में जो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से लोग हैं वही भर सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर कई पदों के लिए, इसमें 16 टोटल पद हैं, इसमें से अगर आपकी ब्रांच जिससे भी आपने टेक्निकल क्वालिफिकेशन ली है, अगर वो कई पदों के लिए एलिजिबल आप होते हैं तो आप बिल्कुल उसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बात है, इसमें से 50% सीट जो है, यानी 1821 में से जो आधी सीट है वो ITI वाले जो होंगे, ITI प्लस CITS उनके लिए है। साथ ही जो बाकी 50% सीट है वो डिग्री, डिप्लोमा या जो भी एडवांस डिप्लोमा किए हुए हैं और CITS साथ में किए हुए हैं। बाकी और एलिजिबिलिटी का हम डिस्कशन करेंगे कि अनुभव आपका कितना होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए, ये सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। तो 50% सीटों पर ITI के लोग होंगे और 50% सीटों पर होंगे डिप्लोमा या डिग्री वाले, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, आप राजस्थान सरकार की जो वेबसाइट्स है उस पर जाके OTR के थ्रू SSO पोर्टल से OTR मतलब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे पहले, जिस भी कैटेगरी के आप हैं उस कैटेगरी में, और आप जो भी आपका देय शुल्क होगा वो पे करेंगे। उसके बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही इसको भरना है। तो पहले आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए। कैसे करना है, पूरे भरने की जो प्रोसेस है, आपको 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पर जब आप OTR के थ्रू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि आपका जो है शुल्क कितना देना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये पे करना होगा, ठीक है। और अगर आप उसी जगह पे OBC या SC ST हैं, अगर नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको 400 रुपये पे करना होगा। साथ ही समस्त दिव्यांगजनों के लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। तो ये इतना आपको पे करना होगा। एक बार अगर आपने OTR शुल्क जमा कर दिया है तो दोबारा आपको ये पे नहीं करना होगा। 1 टाइम ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड 1 टाइम ही पे करना है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर दूसरे राज्य से हैं आप तो नोट कर लीजिए कि जो लोग भी दूसरे राज्य से हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, तो उनको जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही पे करना होगा। उनकी कैटेगरी की इसमें कोई वरीयता उनको नहीं दी जाएगी। यहाँ पे ऊपर हमने जैसे आपको बताया था किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी है, कितनी कितनी, तो यहाँ पे आरक्षण सहित उन्हीं के बारे में डिटेल में दिया गया है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसको आप डिटेल नोटिफिकेशन हम ऐड कर देंगे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। आपको जस्ट हम ऐसे दिखा दे रहे हैं कि आरक्षण वाइज किस तरह से दिया हुआ है। जैसे आपको जस्ट एक एग्जांपल के तहत ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए आप देख सकते हैं, टोटल इसके जो पद हैं वो 34 हैं। तो आपको 17 जो है डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए हैं, 17 जो हैं आपके ENTC NAC मतलब ITI वालों के लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आखिरी अगर हम देखेंगे कोपा ट्रेड जो है उसके लिए टोटल 36 सीट है। तो 18 सीट आपकी डिप्लोमा डिग्री के लिए है, 18 सीट आपकी ENTC NAC यानी ITI वालों के लिए है। बाकी आरक्षण यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, वो आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को अलग अलग आवेदन करने होंगे। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसके लिए अलग अलग आवेदन करेंगे आप। साथ ही डिप्लोमा के लिए 50% और ITI वालों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरुद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आपको उसका लेकिन प्रूफ देना होगा ज्वाइनिंग से पहले कि आप गैर अनुसूचित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं।
वेतनमान इसमें जो आपका होगा वो ये लेवल EL10 आपके लिए निर्धारित किया गया है, तो लेवल EL10 का जो वेतनमान होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, शुरुआत में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 2 साल के लिए आप जो है प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, उस समय आपको एक नियत वेतन दिया जाएगा और उसके बाद आपको सारे भत्ते और वेतन उसके बाद फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता सभी पदों के लिए अलग अलग है। यहाँ पे टोटल इन्होंने 3-4 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है। जैसा हमने ऊपर आपको 1 से लेकर 16 तक पद दिखाए थे, तो उसमें 1 से लेकर 13 तक के जो पद हैं वो आपके हैं कनिष्ठ अनुदेशक, अभियांत्रिकी ट्रेड और रखरखाव मैकेनिक, यानी इंग्लिश में देखेंगे जूनियर इंस्ट्रक्टर, इंजीनियरिंग ट्रेड एंड मेंटेनेंस मैकेनिक। ठीक है, तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो है आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के साथ सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सेकेंडरी या उसके समतुल्य परीक्षा। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है आपका तकनीकी, मतलब टेक्निकल योग्यता क्या है आपकी, तो टेक्निकल योग्यता में देखेंगे भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक, यानी AICTE, ठीक है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से व्यवसाय में स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी समुचित शाखा में डिग्री या समतुल्य और DGT के तहत किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। इसको संक्षेप में समझें तो आपके पास किसी इंजीनियरिंग ट्रेड में जिससे भी रिलेटेड आप भरेंगे, ठीक है, उससे संबंधित डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास CITS जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, या यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपके लिए है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में 3 वर्ष का डिप्लोमा। ये हो गया डिग्री के लिए। नेक्स्ट है आपका AICT या जिससे भी मान्यता प्राप्त स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त, जैसे आप यूपी से हैं तो BT यूपी से, राजस्थान से तो वहाँ का जो भी टेक्निकल बोर्ड होगा डिप्लोमा के लिए, जिसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, वो 3 साल का आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास CITS भी होना चाहिए, NCIC जो लिखा हुआ है, राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। ठीक है, जहाँ CITS के अधीन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, ये आपके पास होना चाहिए। तीसरा, अगर ये नहीं है तो तीसरा ऑप्शन आपके पास है भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया इंजीनियरिंग या टेक्निकल की समुचित शाखा से 3 वर्ष का डिप्लोमा और DGT के अधीन किसी भी प्रकार राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। या नेक्स्ट है DGT से सुसंगत एडवांस डिप्लोमा और DGT के अधीन किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसमें से कोई भी टेक्निकल एलिजिबिलिटी आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट है सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र और DGT के अधीन किसी भी सुसंगत अनुदेशक प्रमाण पत्र, यानी ये हो गया आपका बेसिकली ITI होना चाहिए आपका और CITS होना चाहिए। या सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र और DGT के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बाद अनुभव, मतलब एक्सपीरियंस आपको क्या होना चाहिए। अनुभव जो आपका होगा वो पेमेंट बेस होना चाहिए, मतलब आप जहाँ पर काम कर रहे हैं आपको उसमें कुछ वेतन मिलता होना चाहिए। तो अनुभव आपको कैसा चाहिए देखेंगे, किसी तकनीकी पद पर या तो किसी उद्योग में या किसी सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर, मतलब आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वो प्राइवेट हो सरकारी हो कोई मतलब नहीं है, या किसी सरकारी विभाग में काम कर रहे हो या किसी भी टीचिंग के पद पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो एक्सपीरियंस क्या चाहिए, अगर आप डिग्री हैं, मतलब अगर आप बीटेक या जो भी डिग्री है BTech करके अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाह रहे हैं तो आपके पास डिग्री के बाद 1 साल का अनुभव होना चाहिए। उसी जगह अगर आप डिप्लोमा करके इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा के बाद 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप ITI करके फॉर्म को भर रहे हैं तो आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो आप 10+2 पास होने चाहिए या 10th पास होने चाहिए, ITI + CITS 3 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप 10+2 हैं या 10th हैं और डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा के साथ CITS और 2 साल का अनुभव होना चाहिए। उसी जगह अगर आप डिग्री किए हुए हैं तो डिग्री + CITS और 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन होने से आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट, इसी चीज़ को इंग्लिश में लिखा हुआ है, अगर हिंदी टर्म्स में आपको कुछ कन्फ्यूजन आता है तो आप इंग्लिश वाले टर्म्स पढ़ सकते हैं। सेकेंडरी यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश वाले टर्म्स, सेकेंडरी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज ऑप्शनल सब्जेक्ट अंडर ओल्ड स्कीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, और सेकेंडरी अंडर 10+2 स्कीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, टेक्निकल में भी वही लिखा हुआ है, वीवोक और डिग्री संबंधित ट्रेड में मतलब ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी AICTE UGC से अप्रूव होना चाहिए, और साथ ही CITS जहां अवेलेबल हो वैसा आपके पास एक नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट जो होता है NCIC वो आपके पास होना चाहिए, या 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, और उसके साथ साथ आपके पास नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या तो आपके पास फिर ITI होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका योग्यता। इंग्लिश में अगर इसको भी देखेंगे, देखिए अगर आपने डिग्री किया हुआ है तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर डिप्लोमा किया है तो 2 साल का, और अगर आपने ITI किया है तो 3 साल का। तो संक्षेप में यही है, डिग्री प्लस CITS प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक, अगर यहाँ डिप्लोमा आ गया तो ये दोनों सेम रहेगा, बट ये 2 ईयर हो जाएगा, सेम ITI तो ये 3 ईयर हो जाएगा। ये है आपका टोटल इसके लिए एलिजिबिलिटी। CITS के अधीन RPL स्कीम के अधीन जारी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र 1 वर्ष के नियमित CITS के समतुल्य है। अगर आपने RPL के तहत भी किया हुआ है तो आपका वो माना जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका जूनियर इंस्ट्रक्टर गैर अभियांत्रिकी ट्रेड, मतलब जो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड हैं, पद संख्या 14 और 15। ठीक है, तो पद संख्या 14 और 15 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो हम देखेंगे। तो पद संख्या 14 और 15 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी या समतुल्य परीक्षा, वही सेम। ठीक है, तकनीकी में अगर हम जाएंगे तो यहाँ है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान विद्यालय से सुसंगत क्षेत्र में डिग्री या DGT के अधीन वही आपका CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे वही है सेम, तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित और राज्य तकनीकी बोर्ड मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 3 या 2 वर्ष का डिप्लोमा, और साथ ही साथ आपके पास CITS होना चाहिए। तो सेम ही है, इसके लिए भी आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास CITS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी अगर देखेंगे तो आपसे डिग्री या डिप्लोमा, डिग्री है तो 1 साल का अनुभव, डिप्लोमा है तो 2 साल का अनुभव, और ITI है तो 3 साल का अनुभव मांगा गया है आपसे। नेक्स्ट आपका आखिरी पद है जो जूनियर इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। ठीक है, पद संख्या 16 जो थी आप लास्ट में देख सकते हैं। इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो आपकी सेम है जैसे ऊपर में मांगी गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें कोई वो फिजिक्स केमिस्ट्री वो सब नहीं मांगा गया, इंजीनियरिंग ट्रेड में आपसे वो मांगा गया था। इसमें आप नॉर्मल हाई स्कूल या इंटर किए हैं तो आपका चलेगा। तकनीकी में देखेंगे, टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान यानी कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। वहाँ पे आपसे संबंधित इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई थी। यहाँ पे अगर आप कोपा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए, या इसके अलावा विश्वविद्यालय मतलब UGC अप्रूव्ड किसी विद्यालय से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन ठीक में भी स्नातक अगर आप हैं, और आपके पास NIELIT नील्ट का बेसिकली B लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, या ये बेसिकली यहाँ पे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब BCA बेसिकली कहा गया, अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे तो आपके पास BCA की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, PGDCA अगर आप किए हैं ठीक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह डिप्लोमा भी अगर आपके पास है, देखिए यहाँ पे सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में अगर डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। साथ ही अगर ITI है आपके पास, कोपा ट्रेड में आपने ITI किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन बस ध्यान रहे इन सब के साथ साथ आपके पास जो है CITS होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अनिवार्य अर्हता जो देखेंगे DGT के अधीन किसी भी प्रकार का सुसंगत राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र बेसिकली CITS होना चाहिए आपके पास NCIC से, इन डिग्री के अलावा टेक्निकल क्वालिफिकेशन के अलावा।
इसमें भी अगर हम अनुभव की बात करेंगे तो वैतनिक अनुभव आपका होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए देख लिए, जैसा उसमें था किसी भी प्राइवेट सरकारी विभाग में या किसी अध्यापन पद पर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने डिग्री किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो आपको 1 साल का अनुभव चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है और साथ ही नील्ट का बी लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट है तब भी आपको 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। उसी जहाँ अगर आपने यूजीसी अप्रूव्ड किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन बेसिकली बीसीए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है या पीजीडीसीए किया है और नील्ट का आपका ए लेवल का सर्टिफिकेट है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए। साथ ही अगर किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 वर्ष का डिप्लोमा किया है तब भी आपको 2 वर्ष का अनुभव दिखाना होगा। और अगर आपने कोपा ट्रेड में आईटीआई किया हुआ है तो आपको 3 साल का अनुभव चाहिए होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपको वही सेम चीज़ है, बस कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ में आपके पास कोई ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या आईटीआई होना चाहिए, साथ ही सीआईटीएस होना चाहिए और 1 साल का ग्रेजुएशन के लिए 2 साल का पीजीडीसीए या जो भी आप बैच मतलब करेंगे यूजीसी से ग्रेजुएशन उसके लिए या डिप्लोमा वालों के लिए भी 2 साल का अनुभव है, आईटीआई वालों के लिए 3 साल का। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन इन्होंने दूर किया है, अगर आप फाइनल ईयर में हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फाइनल आपका जो सिलेक्शन होगा लिखित परीक्षा जैसे केवल है तो उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, आपके पास वो क्वालिफिकेशन आ जानी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, अन्यथा मत अप्लाई कीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र जो है, जो डेट है आखिरी डेट है जो अप्लाई करने की, उस डेट तक आपका पूरा हो जाना चाहिए, 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी मांगा गया है। साथ ही आपको जब आप सिलेक्ट होंगे तो उसके बाद आपको एक मेडिकल जस्ट एक बनवा के देना पड़ेगा और आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा के देना पड़ेगा। एज से रिलेटेड अगर हम यहाँ बात करें तो 1/1/2025 को आपकी आयु मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल के अंदर होनी चाहिए। 21 से 40 साल के बीच 1/1/2025 को आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक देख सकते हैं 3 वर्ष की छूट देने के लिए, इसको पढ़ सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में कि क्या इसके लिए टर्म कंडीशन है, क्या आप एलिजिबल हैं। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको आयु सीमा में छूट जैसा रिजर्वेशन होता है, अनुसूचित जाति जनजाति को 5 साल का, सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल का, अनुसूचित जाति इन सबको 10 वर्ष की, इस तरह से सभी को छूट दी जाएगी, वो आप डिटेल में इसमें पढ़। पेंशन के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। उस समय स्टेट गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही होगी वही पेंशन आपके लिए लागू होगी। यहाँ पे मेन अभी देखेंगे पंजीयन शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की डेट क्या है। ठीक है, तो यदि आवेदक द्वारा ओटीआर का एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के नेट बैंकिंग एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड से दिनांक 13 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक आप भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो आवेदन होगा वो भी 13 मार्च 2024 से 11 अप्रैल 2024 तक होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करें। ठीक है, लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत कीजिए, साइट कई बार क्रैश हो जाती है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रह जाता है। परीक्षा जो आयोजन होगा वो आपका बेसिकली होगा सीबीटी टीबीटी या ओएमआर बेस होगा। कैसा होगा आपको उस समय बता दिया जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जूनियर इंस्ट्रक्टर के उक्त व्यवसाय के पदों पर भर्ती परीक्षा अलग अलग आयोजित कराई जाएगी। मतलब जितने भी ट्रेड हैं उनकी परीक्षा अलग अलग होगी। तो आप अगर कई पदों पे भरना चाहते हैं बिल्कुल भर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका डेट जो है क्रैश कर जाएगा एक दूसरे के साथ, ऐसा कुछ क्लैश नहीं होगा। साथ ही डिग्री डिप्लोमा तथा एनटीसी एनसीसी जो भी हैं आईटीआई सब के लिए एक ही एग्जाम होगा। ऐसा कुछ नहीं किसी ने डिग्री किया तो उसके लिए अलग एग्जाम होगा, किसी ने आईटीआई किया है तो उनके लिए अलग, सबके लिए एग्जाम बिल्कुल सेम होगा। यहाँ पे देखिए अगर आप कुछ गलत भर देते हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो आपको सुविधा जो है संशोधन की दी जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान दें कुछ गलत नहीं भरना है, क्योंकि आवेदन शुल्क जो आप एडिट करेंगे जो भी संशोधन करेंगे उसके लिए आपसे 300 रुपये चार्ज किया जाएगा। अंतिम तिथि के 7 दिन के अंदर आप कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कुछ भी गलत मत भरिए, क्योंकि पैसा फालतू में आप पे करेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, परेशान अलग से होंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आप जो ओटीआर के समय जो जानकारियां भर देंगे जो कि आपकी मेन जानकारी होगी उसको आप बिल्कुल बदल नहीं पाएंगे। फ़ोटो और हस्ताक्षर को भी आप बदल नहीं पाएंगे। तो कोशिश कीजिए फॉर्म को सही से अप्लाई कीजिए, जिससे आपको एडिट करने की या मॉडिफिकेशन की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। वैसे हम सही से फॉर्म भरने की वीडियो बना देंगे जो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी।
इस एग्ज़ाम के लिए कनिष्ठ एग्ज़ाम जो है अनुदेशक के पदों हेतु स्कीम एवं पाठ्यक्रम जो है सिलेबस क्या होगा वो वेबसाइट पर उपलब्ध है। जल्दी हम उस पर एक वीडियो अलग से बना देंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिसमें हम सिलेबस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं वीडियो की में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी भी अगर इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में कोई डाउट है, कोई संशय है, कोई सवाल है, तो आप बिल्कुल कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि सभी की कमेंट्स का जवाब देंगे और उसके साथ साथ उस डाउट्स को, उस क्वेरी को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।